हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, जो इसकी बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग को टोटल 4 पार्ट्स पढ़ने होंगे। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। अब इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस जो किसी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और ये सारे लाइफ प्रोसेस जब हम सिर्फ बैठे हुए होते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं या सिर्फ सो रहे होते हैं, तब भी ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। मतलब ये प्रोसेसेस कभी भी बंद नहीं होते हैं, और अगर ये प्रोसेस बंद हो जाए मतलब इंसान बंद हो जाएगा। तो इन प्रोसेस का होता रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की पीडीएफ होती है वो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे चल रही है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food. अब जो हम लोग डेली खाना खाते हैं, उस खाने से हम लोग को कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक। और उसी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यही न्यूट्रिशन हमारी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बनेगा। न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स हमको अवेलेबल होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती तो है, वो एसेंशियल हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, और लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है हमें वो कम क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज नेम सजेस्ट, मैक्रो मीन्स लार्ज, तो इनकी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब आ जाएंगे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स, विटामिन्स, रफ एज एक्सेट्रा, ठीक। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम पहले उसको इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अपने माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं बॉडी में, और फिर धीरे धीरे डाइजेशन होता है। फिर उनका एक स्टेप होता है न्यूट्रिएंट टेकिंग में, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन स्टेप में। एसिमिलेशन के बाद एक स्टेप होता है एक्सक्रीशन। एसिमिलेशन स्टेप में एक्सक्रीशन एक आधा पार्ट हो गया। एसिमिलेशन के बाद होता है इजेशन, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब जो एसिमिलेशन प्रोसेस है उसमें हम ऑब्टेन्ड फूड से एनर्जी रिलीज़ करने का काम करते हैं, और यही मेन स्टेप है हमारे डाइजेशन का। जो मेन मोटिव होता है वो ये एसिमिलेशन ही होता है। हम बॉडी के बाहर से फूड ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। बॉडी के बाहर से हम एनिमल्स फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, देन उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। अब ये पूरी जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उसके सारे पार्ट्स हैं, हमें उनको कुछ स्टेप्स में, कुछ कैटेगरीज में पढ़ना होगा। जैसे पहला है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन हमें प्लांट्स में भी पढ़ना है, एनिमल्स में भी पढ़ना है। और एनिमल्स में न्यूट्रिशन लोअर एनिमल्स, दैट मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी पढ़ना है। और ह्यूमन में ये न्यूट्रिशन हमें डिटेल में पढ़ना है। पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हम लोग को उसके पार्ट्स और हर जगह पे क्या क्या फंक्शन होता है, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सब कुछ पढ़ना है, ठीक। अब जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं वो थोड़ा सा वैरी करते हैं। Since the environment is not under the control of the individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body, and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement is needed for maintaining living structure as well as to the kind of molecules the body need to grow. तो अब हमारी पूरी बॉडी को ग्रो करने के लिए, फंक्शन करने के लिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। ऑक्सीडाइजिंग reducing reactions are some of the most common chemical reactions to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body.
the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. respiration न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए, वो हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन होता है। न्यूट्रिशन में हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, हमारी सेल्स उससे एब्जॉर्ब कर देती हैं, और फिर रिस्पायरेशन में हम सांस लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, एयर से, और उस सांस में जो ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी के ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारी ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है ब्लड में, उसमें कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है और ये ऑक्सीजन ब्लड में फ्लो होते हुए हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, डिलीवर किया जाता है। ये ऑक्सीजन जब सेल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स से मिलता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब कि उन न्यूट्रिएंट्स को उनके ही सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक कर देता है, और इस ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। यही एनर्जी रिलीज़ होने तक की जो प्रोसेस है, सांस लेने से एनर्जी रिलीज़ होने तक की प्रोसेस, इसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन अगर नहीं होगा तो हम एनर्जी भी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे अपने न्यूट्रिएंट से। तो रिस्पायरेशन भी हमारी बहुत बड़ी सेलुलर नीड है, हमारी ज़रूरत है। In the case of single cell organism, no specific organ for taking in food. Exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर या कोई सेल या कोई ऑर्गन तो है नहीं जिसकी वजह से वो सांस ले सके और छोड़ सके, इसीलिए उनकी पूरी बॉडी ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। दैट्स वाई उनमें जो रिस्पायरेशन होता है या न्यूट्रिशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। और तब क्या होगा जब बॉडी का डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए, सोचिएगा इसके बारे में। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। अब जैसे अमीबा में पैरामीशिया में यूग्लिना में सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, उनमें आउटसाइड एनवायरमेंट से रेस्पिरेशन भी हो सकता है और वो फूड भी ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी करा सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है? हम भी अगर चाहें कि हम अपने जो हाथ की स्किन है उसी से हम अपनी बॉडी के अंदर जो खाना है अपना दाल चावल रोटी सब्जी उसको वहीं से एब्जॉर्ब कर ले, मुंह तक आने की ज़रूरत ही ना पड़े, हाथ से ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम है। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो हम वो सिंगल सेल वाला फिनोमिनन अपने बॉडी में एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, नॉट अलाउड। इजीलिए डेडिकेटेड सिस्टम होने की वजह से फूड को और सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करने के लिए अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करते हैं और हमें न्यूट्रिशन भी देते हैं, प्लस एट द टाइम ऑफ रिस्पायरेशन वो हमें एनर्जी भी देते हैं। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। हम पहले ही देख चुके हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस कैसे अलग अलग होते हैं, वो कैसे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वी आर familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all parts of the body need them. This situation creates need for transport system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. तो अब यहाँ पे जब न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको ज़रूरत होती है कि आप एक नई चीज़ के बारे में पढ़ें, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं मुंह से, सांस ले रहे हैं नाक से, लेकिन हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी तो उस न्यूट्रिएंट की जो आप खाने से ले रहे हैं और उस ऑक्सीजन की जो आप सांस ब्रीदिंग करते वक्त नाक से ले रहे हैं उसके हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी तो ज़रूरत होती है। तो वो नाक से वो ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है हमारे पैरों तक, और मुंह से खाए गए खाने की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पैरों के टिश्यू तक या दूसरे बॉडी पार्ट के टिश्यू तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, when chemical reactions use the
carbon source and the oxygen for entire generation, energy generation. They create byproducts that are not only useless for the cells of the body बट could even be harmful. अब जब ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते रहते हैं, उन केमिकल रिएक्शन में कुछ कार्बन के सोर्सेस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये एनर्जी जनरेट करता है। तो एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत तो नहीं है, साथ ही साथ वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। और ऐसे मटीरियल जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इवन उनको डिस्कार्ड करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, डिस्कार्ड करने की ज़रूरत होती है बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इस प्रोसेस इसको समझने के लिए आपको एक्सक्रीशन की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अगेन, इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. अब जब आप किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखेंगे तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसको एक्सक्रीशन नाम से जाना जाता है, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन system will lead to transport waste away from the cells to this excretory tissue. और ऐसा इसलिए ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सकें, एक्सक्रीटरी टिश्यूज से की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल सकें। लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब ये चारों प्रोसेस जो अभी आपने देखे हैं, न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन, तो इन सारे प्रोसेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिस्कस करिएगा, थोड़ा सा इन पे अपना लॉजिकल थिंकिंग इम्पार्ट करिएगा और इनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिएगा। अगर ना भी मिले तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? अब इसमें पूछा गया है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, हमारे अंदर डिफ्यूज़न की प्रोसेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इनसफिशिएंट क्यों है? ठीक, इसका आंसर तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। सेकेंड इज़, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव? आप कौन कौन सी चीज़ें नोटिस करते हैं किसी चीज़ को ये समझने के लिए कि वो ज़िंदा है, किसी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए कि वो ज़िंदा है या लिविंग है या नॉन लिविंग है? थर्ड, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म बाहर के कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज़ करता है? फोर्थ, व्हाट प्रेजेंस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? आप लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की प्रेजेंस को कंसीडर करेंगे? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड बाय।